everyone, welcome back to my channel. I'm your biology educator आरजू कुशवाहा and today's topic is electrophoresis. ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में थोड़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस का ना हम इंट्रो कर लेंगे और हम इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली होता ही क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने लिखा हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, इलेक्ट्रो एंड फोरेसिस। ओके, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रो, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, पावर, ये सारी चीज़ें हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज़ हो रही है अब वो हम आगे जानेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फोरेसिस की बात करें तो फोरेसिस ना एक ग्रीक वर्ब होती है जिसका नाम होता है फोरस, ठीक है। फोरस का मतलब होता है टू कैरी अक्रॉस। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं कोई मॉलिक्यूल्स को ना थोड़ा आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो हम आगे डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या चल रहा है इस जगह से, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम सेपरेट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल सेपरेट करें, जैसे मान लो प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ओके, अब देखो electrophoresis is a technique for separating or resolving charged molecule in a mixture under the influence and applied electric field। हम क्या कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल सेपरेट कर रहे हैं किसकी इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के हम क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करें। अब हम करेंगे क्या, हम एक मीडियम सा बना लेते हैं कुछ, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, चार्ज डाल देंगे, मतलब कि हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करा दी। अब क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स पे कुछ तो चार्ज होगा, वो क्या करेगा, वो अपने ही अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। मान लो प्लस चार्ज है किसी पे तो वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हम यही वाला मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, तो यही है। अब देखो, चार्ज मॉलिक्यूल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव और माइग्रेट, ठीक है, वो क्या करेंगे, चार्ज मॉलिक्यूल होंगे, हमने इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही दी वो यूं 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 रैंडमली मूव करने लग जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, मूव करेंगे अपने अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत सारे चीज़ें, मतलब बहुत सारी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो आप, मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड अभी बताया था, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स ले लो, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ लगेगा। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है, पेप्टाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ों को हम सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपने बहुत फेमस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, बहुत ईजिली आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सुना होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। डीएनए देखा है आपने, डीएनए हम सेपरेट करते हैं ना जब, तो आपने देखा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं हम डीएनए के लिए। ओके, अब हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ पे ना एक लॉ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे क्या है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये आपने कहाँ से आ गया, हमने ये फिजिक्स आ गई। देखो, क्यू होते हैं हमारा चार्ज, ई है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, समझ में आया? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कोई भी आयन, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, चार्ज है, और हम एक क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। एफ इलेक्ट्रिकल लिख लिया हमने क्योंकि हमारा ये जो फोर्स है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स है, ठीक है। तो जो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, एक फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमारा ये क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक लॉ था, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें वो दे रखी है। अब मान लो कोई भी चीज़ जा रही है, ठीक है, आप मान लो फोर्स लग रहा है, ठीक है, चार्ज है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने दे रखी है। तो वहाँ पे उस चार्ज मॉलिक्यूल को रोकने के लिए या फिर उसकी स्पीड कम करने के लिए वहाँ पे एक हमारा एक और चीज़ लग रही है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो लगेगा ना, तो यहाँ पे वही दे रखा है कि जब चार्ज मॉलिक्यूल हमारा माइग्रेट कर रहा है तो वहाँ पे ना उस सॉल्यूशन के अंदर में उसको अपोज, उसकी स्पीड कम करने के लिए एक फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इक्वल्स है उसकी वेलोसिटी के। v यहाँ पे क्या है, v इज़ वेलोसिटी,
ठीक है। और ये जो एफ है ना वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जो हमारा जो फोर्स है ना पूरा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वेलोसिटी के, ठीक है, और उसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है उसकी ही मतलब उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ओके, समझ में आ गया। अब हम इस फ्रिक्शनल कोफिशिएंट से क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब कितना मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको हम इसलिए यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे एक और चीज़ पढ़ते हैं। अभी हम आगे स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करिए, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे रहेंगे, मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होता है बताओ आप। ऑफ कोर्स स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पे हमारा लग जाता है स्टोक्स लॉ। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। ओके, तो अभी हमने देखा था जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कैसे हैं, स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेरिकल शेप का काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रही है, विस्कोसिटी की भी बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे एक लिक्विड है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक लॉ लगता है जिसको हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर, ठीक है। आर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस मतलब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उसमें रेडियस भी होगा, ठीक है। तो रेडियस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ईटा है ना, इस सिंबल को हम बोलते हैं ईटा, ईटा को दे रखा है। ईटा मतलब क्या है, विस्कोसिटी है। अब इसमें हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं बता रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर जो वो फोर्स लग रहा है ना, ये वही वाला फोर्स है, तो ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना अपोज करता हुआ वाला फोर्स है जो होता है हमारा 6 पाई ईटा आर। तो यहाँ पर फिजिक्स की क्लास चल नहीं रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको याद कर लेना है, ठीक है, नहीं तो हम इसे डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे इतना समझ में आ गया ना। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है क्यू ई इक्वल्स टू बी एफ, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा था, क्यू ई क्या था हमारा, क्यू ई था हमारा फोर्स था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स था, इक्वल्स टू क्यू ई था। अब यहाँ पे बी एफ कैसे हो गया, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था, ठीक है, वो भी क्या था, एफ इक्वल्स टू वी एफ था। तो हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे अब हमने क्या करा है, इसकी जगह पे क्यू ई था तो हमने एफ की जगह पे हमने क्या रख दिया, बी एफ रख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई इक्वल्स टू बी डॉट एफ, ठीक है। तो एक हमारा ये भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ऐसे मान लो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के। समझ में आ गया। तो ये एक और चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ ली है ये, ठीक है ना। ओके, अब देखो द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, दैट इज म्यू, ठीक है। म्यू होता क्या है एक्चुअली, म्यू होता है, हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मोबिलिटी की बात कर रही है, ठीक है। मोबिलिटी मतलब ओके, तो मतलब मूवमेंट, ठीक है, मोबिलिटी की बात हो रही है। तो मोबिलिटी होती है हमारी v अपॉन ई। व्हाट इज v, v इज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। a इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, जो मोबिलिटी होती है ना, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। हम वैसे भी मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वेलोसिटी के होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और म्यू का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें होता है क्यू अपॉन एफ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, क्यू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, वी मतलब वेलोसिटी, वैसे ही मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू की, और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है। जितना चार्ज उतनी वेलोसिटी। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतने ये जो भी लॉ थे हमने वो पढ़ लिए, स्टोक्स लॉ को आप याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो अभी हम आगे मूव करते हैं। देखो, तो अभी तक हमने क्या किया, जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंट्रो था वो इतना था, जो भी लॉज थे क्या क्या लग रहे हैं वो हमने पढ़ लिए। अभी हम ना जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, अब हम मेन चीज़ पे आएंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कितने टाइप की होती है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ हो रही है। जो हमने चीज़ों की बात करी, हम कोई लिक्विड सॉल्यूशन चीज़ ले रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो वो क्या है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, क्या प्रोसेस है, अब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कितने टाइप की होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके,
ओके, तो पहले हम इसे थोड़ा मिटा देते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 टाइप की होती है। ओके, एक तो होती है हमारी मूविंग बाउंड्री। ओके, क्या होती है? मूविंग बाउंड्री। देखो मूविंग बाउंड्री का मतलब है फ्री बाउंड्री, ठीक है, इसको हम फ्री बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? फ्री बाउंड्री। अब फ्री बाउंड्री से ही आपको समझ में आ रहा होगा कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब मूव कर रहा है यूं ही रैंडमली और कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। चलो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सेकेंड टाइप इसका देखेंगे। ओके, देखो ये मार्कर में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसे हटा देते हैं, दूसरा वाला यूज़ कर लेते हैं। देखो मूविंग बाउंड्री हम क्यों कह रहे हैं? मूविंग बाउंड्री का मतलब है ये इस टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो कि फ्री सॉल्यूशन में काम कर रही है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने मतलब कोई भी नहीं, मतलब सॉल्यूशन हमने लिया, ऐसे मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ओके, उसमें हमने कोई सॉल्यूशन फिल कर दिया जिसमें हम अपना सैंपल भी डालेंगे, सैंपल इन द सेंस हम प्रोटीन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, हमको मॉलिक्यूल सेपरेट करने हैं ना, हमारा काम ही यही है। तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एक हमने जो सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी, समझ में आ गया है ना। और क्या किया, इसमें जो भी हमारा सैंपल था, सैंपल प्रोटीन ले लिया हमने, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड जो भी ले लिया वो हमने इसमें डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहे हैं तो यहाँ पे एनोड और कैथोड तो लगे ही होंगे ना। फिर ये जो भी हमारा सैंपल होगा ना वो अपने ही अपोजिट चार्ज की तरफ पे मूव करने लग जाएगा, यही है फ्री बाउंड्री, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब सिंपल सी प्रोसेस है ये। अभी हम देखते हैं इसको अच्छे से, अभी तो मैंने आपको ये रफली बता दिया है, अभी हम इसको ठीक से पढ़ेंगे। देखो मूविंग बाउंड्री क्या है, एक हम फ्री सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो ये चीज़ थी ना, ये किसने डेवलप की थी? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है टिसेलियस, ठीक है, मैं तो टिसेलियस ही बोल रही हूँ, आपको जो भी लग रहा हो वो ठीक है, टिसेलियस ही बोलेंगे। टिसेलियस ने किया था। इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब या जो भी मान लो, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कोई कंटेनर लिया है, टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, मैंने जैसे बताया था ना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे ना हमने कैथोड लगा दिया, ठीक है, कैथोड का यूज़ हमने किया, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, बफर है, ठीक है, कोई बफर ले लिया हमने, जो क्या कर रहा है, इसके अंदर का पीएच मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है, पीएच मेंटेन कर रहा है, ओके। अब इसके अंदर हमने सैंपल डाल दिया अपना, जो भी सैंपल था, प्रोटीन ले लिया, न्यूक्लिक एसिड ले लिया। अब यहाँ पे क्या कर दी हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। अब इसमें पूरे में, अब अपनी नॉर्मल भाषा में बोले, करंट फ्लो कर गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। अब क्या करेगा, जो ये मॉलिक्यूल है ना, अपने साइज़ के हिसाब से, मान लो साइज़ के हिसाब से, हमने क्या बोला था, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़े साइज़ वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो धीरे धीरे मूव करेंगे, ठीक है, और जो छोटे साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। तो अपने चार्ज के हिसाब से, मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज वाला यहाँ पे मूव करेगा और स्मॉल मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी मूव करेगा। और ऐसे करके हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो फ्री बाउंड्री हम इसमें कह रहे थे, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ोगे ना, आप जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, इसका जो सेकंड टाइप आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा हमने इसे फ्री बाउंड्री क्यों कहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हमें कुछ करना नहीं है, नॉर्मल सी प्रोसेस है, इसलिए हमने बोला था, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मूविंग बाउंड्री हो गया, ठीक है, या फिर फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ओके। सबसे पहले इसको कब किया गया था, 1937 में किया गया था, चार्ज मॉलिक्यूल और मिक्सचर, मतलब हमने वही सेपरेट मॉलिक्यूल्स, मतलब चार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ किया था, ठीक है। अब इसका सेकंड टाइप हमारा होता है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में बहुत सारे टाइप हैं, तो अभी हम वो पढ़ेंगे धीरे धीरे। और उसमें जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत थोड़ी क्रिटिकल सा मेथड है और बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, ओके। तो अभी इसे इरेज करते हैं और हम मूव करते हैं जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। अब देखो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस,
आपने अभी अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने एक बफ़र की बात करी थी जो कि पीएच मेंटेन कर रहा था। हम एक बफ़र यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर हम बफ़र डाल रहे थे जिस जो हमारा पीएच मेंटेन कर रहा था, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे थे उसके अंदर। इसमें भी अभी यही है। अब इसमें क्या है, जो बफ़र है ना वो अलग अलग टाइप के बफ़र यूज़ कर रहे हैं, जेल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जेल्स मतलब थोड़ा थिक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और मतलब वो चीज़ होगी ना कि आप जो मॉलिक्यूल पास कराना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो जेल में थोड़ा ईजी रहता है वो, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। अब देखो, हम एक सैंपल ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं। मैट्रिक्स मतलब मान लो कोई सरफेस तैयार करें, जैसे मैं इस पर लिख रही हूँ, तो हमें एक चीज़ चाहिए होगी ना कुछ बनाने के लिए, तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, बफर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ टाइप के हम जेल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बफर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बफर यूज़ करते हैं हम ठीक है, जिसमें हम बफर यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। एंड हम जेल यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप देखो, हम ये सारी चीज़ें यूज़ क्यों कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना इजीली। हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, जो हमारा क्या किस में यूज़ आएगा, सेपरेशन में यूज़ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जाएगा मतलब पावर आ रही है, पावर आ रही है मतलब हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। हीट जनरेट हो रही है, मॉलिक्यूल यूं यूं मूव करने लगेंगे रैंडमली, और वो उससे क्या होगा, सेपरेशन होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये मैट्रिक्स हमारा किस में यूज़ हो रहा है, सेपरेशन में यूज़ हो रहा है। यही सारे मैट्रिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका जो टाइप है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का, सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे हमने देखा ना जेल्स यूज़ करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें कौन सा जेल यूज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम अब आगे देखेंगे, ओके। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। और नॉर्मली भी हम सबसे ज़्यादा ना हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ सिंपल, रैपिड, सेंसिटिव एनालिटिकल टूल है जिसका यूज़ हम किस में कर रहे हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, ओके। चार्ज मॉलिक्यूल सेपरेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी कब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे, चार्ज मॉलिक्यूल क्या करेगा, माइग्रेट करने लग जाएगा और आगे मतलब मूव करेगा कहीं पे भी, फिर सेपरेट होगा, ठीक है। अब देखो, जो भी हम चीज़ें इसमें से सेपरेट कराना चाह रहे हैं, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, मतलब कोई भी हमने बायो मॉलिक्यूल ले लिया, वो एक चार्ज कैरी करता है, ठीक है। उसका एक पीएच भी होता है, ठीक है, और एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी होता है। अब उसका पीएच और जो उसका चार्ज है, ठीक है, वो सब मतलब अपने हिसाब से मूव करेगा। बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना, जैसे लिपिड्स हो गए, लिपिड्स बहुत बड़े होते हैं ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो धीरे धीरे मूव करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, जो हम ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम जो जेल बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर में क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है, थोड़ी पोरस होती है ये। अब मान लो पोर्स जितने बड़े होंगे, ठीक है, अगर छोटे पोर्स हैं तो इसमें से बड़ा मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकता है, तो हम साइज़ और उसके चार्ज पे भी डिपेंड करती है इसकी मोबिलिटी, ठीक है। चार्ज हम कितना दे रहे हैं, कितनी स्पीड है, इस पे भी मतलब इस पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब ये कहते हैं टिपिकली अ जेल मैट्रिक्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें ना यूज़ कर रहे हैं टू टाइप के, हम जेल्स यूज़ कर रहे हैं। जेल्स की बात करेंगे ना, अब हम जेल तो देखेंगे ना कौन सा जेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर सीव्स होती हैं, मतलब सीव्स मतलब पोर्स होते हैं, होल्स मान लो, ठीक है। अब देखो, उसमें दो टाइप के हम जेल यूज़ करते हैं। एक तो हम जेल यूज़ करते हैं दैट इज़ एगारोस जेल, है ना, एंड द सेकेंड वन इज़ पॉलीएक्रालामाइड, ठीक है, पॉलीएक्रालेमाइड। अच्छा, एक्रेलिमाइड से तुमको कुछ याद आ रहा है, एक्राइलिक कलर्स यूज़ करें ना, पेंट में यूज़ करते हैं पॉली एक्रेलिमाइड एक्चुअली, ठीक है। देखो, एग्रोस जेल क्या होता है, सबसे पहले हम एग्रोस जेल को देखेंगे। तो एग्रोस जेल क्या होता है, कॉलोइड होता है, ठीक है, कॉलोइड सॉल्यूशन, पोर्स, कुछ याद आ रहा है, पढ़ा होगा ना पहले, ठीक है। देखो, एग्रोस जेल क्या होता है, नेचुरल कॉलोइड होता है, जिसको हम किससे निकालते हैं, सी वीड से निकालते हैं,
ठीक है, सीवीड से निकालते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, लीनियर पॉलीसेकेराइड भी होता है, ठीक है। क्या होता है, लीनियर पॉलीसेकेराइड, लीनियर पॉलीसेकेराइड भी होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, मतलब एग्रोबायोस होता है ना, मतलब एग्रोस, मान लो क्या करेगा, पॉलीसेकेराइड की है ना, यूनिट्स 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 हमको बहुत सारा जेल बनाना है ना, तो ये मिला मिला के मतलब बड़ा बन जाता है, ठीक है। अब हम इसे छोड़ो, इसका ना स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है, वो सारा छोड़ो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। चलो हम आगे मूव करते हैं, ओके। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हम एग्रोस जेल की बात कर रहे थे, ठीक है। एग्रोस जेल के जो पोर्स होते हैं ना, वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े साइज़ में होते हैं, मतलब कि किसी मॉलिक्यूल, मान लो किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास 200 किलो डाल्टन है ना, तो इससे भी 200 किलो डाल्टन से भी ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा ना, और इससे कम का तो सेपरेट हो ही जाता है, ठीक है। और मान लो जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन को सेपरेट कर सकती है, न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट कर सकती है, समझ में आ गया। मतलब जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैक्रो, ज़्यादातर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, ओके। इतना समझ में आ गया। जैसे लार्ज प्रोटीन्स हो गए, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम क्या करें, सेपरेट कर सकते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने दूसरी भी चीज़ पढ़ी थी ना, पॉलीएक्राइलेमाइड, अभी हम पॉलीएक्राइलेमाइड पढ़ेंगे। देखो, हम पॉलीएक्राइलेमाइड की अगर बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हम यूज़ कर रहे हैं पहले एक्राइलेमाइड, ठीक है। देखो, अगर आप इसकी केमिस्ट्री में जाओगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बड़ा ही टिपिकल पड़ जाएगा, ठीक है। एक्राइलेमाइड को हम किससे जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे बिसएक्राइलेमाइड, ठीक है। बिसएक्राइलेमाइड क्या है, मतलब कि अभी हमने एक मोनोमर लिया है, दैट इज़ एक्राइलेमाइड। अब इसमें हम एक और जोड़ देंगे, एक और एक्राइलेमाइड जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, बिसएक्राइलेमाइड बन जाएगा। इसमें हम और क्या डाल देते हैं, इसके साइड में हम डाल रहे हैं टेट्रामिथाइलिन डायमाइन, ठीक है। क्या डाल रहे हैं, टेट्रामिथाइलिन डायमाइन हम डाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें मतलब इसमें ना थोड़ा फ्री रेडिकल भी बन जाता है, तो फ्री रेडिकल बन जाता है, और हम और भी सारी चीज़ें इसमें यूज़ करें, जैसे राइबोफ्लेविन इसके अंदर डालेंगे, मतलब अब हम मतलब अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली बता दे रही हूँ मैं आपको। तो हम ये सारी मतलब रिएक्शन कराएंगे फिर, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा आपको पॉलीएक्राइलेमाइड मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर देखेंगे हम, तो ये कैसी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल भी इसमें बनता है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी रिएक्शन है, जो कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं, बट आपने इतना समझ लिया, इतना काफ़ी है कि हो कैसे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम एक्राइलेमाइड की बात करेंगे, है ना, या फिर एक्राइलेमाइड, हमने एक्राइलेमाइड की बात करेंगे, बिसएक्राइलेमाइड की बात करेंगे, अगर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो ये थोड़ा टॉक्सिक होता है। मतलब ये टॉक्सिक किसके लिए होता है, ये जो मोनोमर फॉर्म में है ना, एक्राइलेमाइड और बिसएक्राइलेमाइड दोनों ही आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, मतलब बोलेंगे आपको न्यूरोटॉक्सिक, तो ये दोनों चीज़ कैसी होती है, न्यूरोटॉक्सिक होती है, समझ में आ गए। तो इसीलिए बोलते हैं ना, लैब में कोई केमिकल्स को हाथ नहीं लगाने का, ओके। तो समझ में आ गया, ये सारी क्रॉस लिंक कर रहे हैं और बना ले रहे हैं, पॉलीएक्राइलेमाइड बना रहे हैं, और इसके बीच में क्या बन रहा है, इसके बीच में आपका फ्री रेडिकल भी बन रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो गई है, जिसमें हम एक क्वाटरनरी अमीन का यूज़ कर रहे हैं, दैट वाज टेट्रामिथाइलिन डायमाइन, समझ में आ गया। टेट्रामिथाइलिन डायमाइन में क्या है, 4 बार अमाइन आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, क्वाटरनरी अमीन का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। राइबोफ्लेविन आपका फ्री रेडिकल भी बना रहा है, समझ में आ गया, ओके। तो ये तो हमारा हो गया पॉलीएक्राइलेमाइड जेल कैसे बन रही है, वो चीज़ हो गई, ओके। अब देखो, हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रिजॉल्विंग पावर, देखेंगे पोर साइज़ की, देखेंगे जेल की डिपेंड किस पे करती है। ये डिपेंड करती है, जो मतलब हम अभी पॉलीएक्राइलेमाइड की बात कर रहे हैं ना, पॉलीएक्राइलेमाइड जेल की बात करें, तो जो इसकी जो पोरिंग पावर है ना, मतलब पोर्स की पावर है, ओके, तो वो डिपेंड करती है एक्राइलेमाइड और बिसएक्राइलेमाइड पे, कितनी क्वांटिटी में आपने इस जेल के अंदर में एक्राइलेमाइड डाल रखा है, उसी हिसाब से इसका पोर साइज़ होगा,
कितना भी होगा, ठीक है। अब इसको इसकी पोर साइज़ जानने के लिए ना कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, जैसे वेट बाई वॉल्यूम करके हम देखते हैं, वो आपको बता दूँ क्या? वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम, मतलब थोड़ी सी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है थोड़ी सी इसके अंदर में, और फिजिकल केमिस्ट्री भी आ जाती है। वेट बाई वॉल्यूम ये सारी चीज़ें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम रीड करते हैं। तो चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं, मतलब फॉर्मूलाज वगैरह बता देते हैं। वैसे ज़्यादा जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बट चलो ठीक है बता देते हैं, इस बात पे याद आ गया है तो चलिए बता देते हैं। ओके, तो पहले इसे रेज़ करते हैं फिर देखते हैं। अब देखो, हमें पोर साइज़ पता लगाना है एक्राइलेमाइड जेल का, ठीक है। पोर साइज ऑफ एक्राइलेमाइड जेल, ठीक है। अब देखो, हम वेट बाई वॉल्यूम से देखेंगे, एक फॉर्मूला है, हमने क्या लिया? टोटल सॉल्यूशन ले लिया। टोटल सॉल्यूशन की बात हो रही है, टोटल सॉल्यूशन इन द सेंस पूरे ही जेल की बात हो रही है, ठीक है। जितना भी हमने जेल बनाया वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा ना पहले, सॉलिडिफाई होने से पहले। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे, हम वेट बाई वॉल्यूम से अगर हम निकालेंगे तो वेट बाई वॉल्यूम हो गया। अब देखो क्या करेंगे, हम लेंगे मास ऑफ एक्राइलेमाइड इन ग्राम्स। हमने एक्राइलेमाइड डाला है ना, तो हम पहले हमने बोला था ना कि साइज़ किस पे डिपेंड करता है? एक्राइलेमाइड और बिस एक्राइलेमाइड की, मतलब पोर साइज़ किस पे डिपेंड करता है? एक्राइलेमाइड की क्वांटिटी पे। तो हम मास देखेंगे, मास ऑफ एक्राइलेमाइड, मास ऑफ एक्राइलेमाइड इन ग्राम्स, ओके, प्लस बिस एक्राइलेमाइड भी देखेंगे ना, कितना डाला है आपने? मास ऑफ बिस एक्राइलेमाइड इन ग्राम्स, दोनों ही ग्राम्स मिलेंगे, ठीक है। और हम पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम देख रहे हैं किस में? इन मिलीलीटर्स, ओके, इन मिलीलीटर्स इनटू 100, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमें पोर निकालने, मतलब पोर साइज़ पता करना है कितना है हमारे जेल का, तो हम इस सॉल्यूशन, मतलब इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने वेट बाई वॉल्यूम से निकाला है। अगर हम वेट बाई वेट से निकालेंगे ना पूरे सॉल्यूशन का, है ना, पोर साइज़, तो देखो कुछ नहीं होता है। आप क्या करेंगे, इधर ही लिख दें क्या? वेट बाई वेट आप पता करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे पूरे जो भी हमने जितना भी बिस एक्राइलेमाइड यूज़ किया है, तो हम उसका मास लिख लेंगे यहाँ पे, मास ऑफ बिस एक्राइलेमाइड इन ग्राम्स, ठीक है, हम ग्राम में ले रहे हैं, ओके। यहाँ पे नीचे हम निकालेंगे मास ऑफ एक्राइलेमाइड इन ग्राम्स एंड मास ऑफ एक्राइलेमाइड इन ग्राम्स, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। हमने वेट बाई वेट की बात करी है ना, यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम था तो हमने वॉल्यूम लिया था, यहाँ पे हम वेट बाई वेट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वेट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो देंगे, मास लिख लेंगे हमें किसका? एक्राइलेमाइड का इन ग्राम्स, प्लस मास किसका लिख रहे हैं हम? बिस एक्राइलेमाइड का इन ग्राम्स, ठीक है, इनटू 100%, ठीक है। परसेंट वेट बाई वेट है ना ये, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको इन फॉर्मूलाज से हमको समझ में आ जाएगा कि पोर का साइज़ कितना हो सकता है, ओके। तो हमें इतना डीपली जाना नहीं है, बट आ गया था दिमाग में तो हमने आपको ये बता दिया, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अभी तक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा चल रहा है, ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो इतना समझ में आ गया आपको। पॉलीक्राइलेमाइड जेल की बात करेंगे तो ज़्यादातर हम प्रोटीन सेप्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। कितना मॉलिक्यूलर वेट वाला जो पार्टिकल होगा मूव कर सकता है? 5000 से 2 लाख किलो डाल्टन वाला, डाल्टन ही होगी यूनिट, क्लो डाल्टन वाला जो मॉलिक्यूलर वेट वाला पार्टिकल होगा वो आगे मूव कर सकता है, ओके। समझ में आ गया इतना। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये प्रोटीन कहलाता है, ये प्रोटीन के लिए था, ठीक है। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो 5 to 3000 बेस पेयर इन साइज इतना होगा, तो वो मूव कर जाता है, ओके। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं। आगे हम और भी थोड़ी हमारी फिजिक्स है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ये सारी देखेंगे, और भी हम देखेंगे बफर सिस्टम कौन कौन से यूज़ करें, जेल, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ आपको समझ में आया तो प्लीज़ आगे इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, ओके। लाइक कर देना, ठीक है, भूल मत जाना लाइक करने के लिए, ओके। बाय बाय।